हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होंगे और इस लॉकडाउन के समय में बहुत अच्छी तरह से अपने घरों में स्टडी कर रहे होंगे। चलिए मैं कुछ आगे की बात करूँ। पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बातें। आज जो नई बातें करनी है वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड बातें हैं, बट इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करनी है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो आज मैं हाजिर हूं आपके सामने इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर। हेडिंग देता हूं, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो देखो, इसकी कहानी शुरू करने से पहले एक बात आपको बता दूं मैं कि मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ वो अपने YouTube, जिसका नाम पीके बायो वाला है, उसी में डाउनलोड करता हूँ। आप उसमें ही जाकर के इसको देखेंगे और आप लोग से हर बार की तरह इस बार भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मैं और भी बेहतर वीडियो बनाता चला जाऊँ। अब देखो, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ। तो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको सबसे पहले एक टर्म पे जाना होगा जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ एक टर्म लिख देता हूँ मैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बारे में आप जानते क्या होगे कि फर्टिलाइजेशन में जो मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं उनका आपस में फ्यूजन होता है, दोनों आपस में जुड़ते हैं और फ्यूज करके डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। इतना पता होगा आपको। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले का जो प्रोसेस होगा उसको प्री फर्टिलाइजेशन के नाम से जानेंगे, और इस फर्टिलाइजेशन के बाद का जो प्रोसेस होगा उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन के नाम से जानेंगे। इतना तो क्लियर हो रहे होंगे। तो इसका मतलब कि ये जो तीनों टर्म मैंने लिखा वो किसके लिए है? इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही है। मतलब कि इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तीन पार्ट में बांटते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट हो गया फर्टिलाइजेशन के पहले का पार्ट, जिसको कि हम कह लेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, है ना, जिसमें 3 इवेंट्स में कौन कौन आ गए आपका, जिसमें देखो नंबर 1 में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। नंबर 2 में फर्टिलाइजेशन से ही तो मैंने इसको कोरिलेट करने बोला था, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और इसके बाद का जो प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन के बाद का, उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के नाम से जानेंगे। ये 3 इवेंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। अब नंबर फर्स्ट की बात करता हूं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, नंबर फर्स्ट में देखोगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की जैसे ही आप बात करते हो तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाला प्रोसेस। तो फर्टिलाइजेशन के पहले कौन सा प्रोसेस होगा? तो 2 प्रोसेस तो कम से कम होगा, जिसमें पहला प्रोसेस का नाम होगा गेमिट फॉर्मेशन का। गेमिट बनेगा और गेमिट आपस में फ्यूज करेगा तब ना फर्टिलाइजेशन होगा। तो पहला तो प्रोसेस हम बताएंगे इसमें कि गेमिट फॉर्मेशन का प्रोसेस। और गेमिट फॉर्मेशन के प्रोसेस को आप क्या कहते हो? गैमेटोजेनेसिस के रूप में जानते होगे, है ना। गैमेटोजेनेसिस को 2 पार्ट में बांटा जाता है, जिसमें एक oogenesis है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस है। और इसके बारे में जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो उस समय डिटेल इसका डिवीजन के थ्रू, मियोटिक डिवीजन के थ्रू बताया जाएगा। लेकिन अभी तो इतना समझ सकते हो ना कि जो oogenesis होगा जिसमें फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ओवम का फॉर्मेशन होगा, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लिख सकते हैं इवेंट्स बिफोर फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के पहले का जो इवेंट्स होगा, उस इवेंट्स को हम नंबर ए में कर देते हैं गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? गेमिट फॉर्मेशन।
गेमिट फॉर्मेशन। और गेमिट फॉर्मेशन को भी कितने पार्ट में मैं बांटने की बात कर रहा हूं? 2 पार्ट, जिसमें नंबर स्मॉल ए में कर देता हूं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन किसका होएगा? तो स्पर्म फॉर्मेशन या मेल गेमिट फॉर्मेशन कर सकते हो, मेल गेमिट फॉर्मेशन। ओके, इसी तरह से नंबर बी में देखोगे तो oogenesis की बात होगी, oogenesis। और oogenesis में किसका फॉर्मेशन होगा? तो ओवम फॉर्मेशन होगा, एग फॉर्मेशन होगा, ठीक है, फॉर्मेशन। या इसी का और बोल सकते हो फीमेल गेमिट भी बोल सकते हो, या फीमेल गेमिट फॉर्मेशन, फीमेल गेमिट फॉर्मेशन। और आपको पता ही है जो मेल गेमिट और फीमेल गेमिट होते हैं वो सब हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन के कारण ये बनता है। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद की बात करूंगा, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis आपने देख लिया, तो इसके बाद का थोड़ा सा बात करता हूं। तो इसके बाद की बात करोगे तो ये जो गेमिट बन रहे हैं स्पर्म एंड ओवम, इसी से रिलेटेड बात करता हूं। तो देखो स्पर्म का शेप साइज देखोगे तो अलग अलग टाइप का होगा देन द ओवम। ओवम जनरली स्फेरिकल है, जबकि स्पर्म जनरली फिलामेंटस फॉर्म है, ठीक है। क्योंकि स्पर्म जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं और नीचे फिलामेंटस भी हो जाता है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर बनाओगे ह्यूमन स्पर्म का तो इस तरह से देखोगे, इस तरह के स्ट्रक्चर में बना होगा, इस तरह के स्ट्रक्चर में बना होगा, इस तरह से बना होगा। जबकि ओवम की बात करोगे तो इस तरह से स्फेरिकल दिखाया जाएगा, ठीक है। तो दोनों के शेप साइज में तो काफी वेरिएशन हो गया ना। तो देखो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें जो मेल गेमिट और फीमेल गेमिट बनते हैं ना वो दोनों सेम मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, ऐसा बोल लो, मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं। तो जब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर या सेम गेमिट का फॉर्मेशन हो रहा है किसी बॉडी के अंदर, तब उसको हम आइसोगेमिट्स टर्म देते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर मैंने बनाया है गेमिट को, तो इसके लिए टर्म दिया जाता है हेट्रोगेमिट्स। तो अब 2 टर्म आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि एक आइसोगेमिट्स, आइसोगेमिट्स, और आइसोगेमिट्स में क्या बताओगे? 2 फ्यूजिंग गेमिट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, 2 फ्यूजिंग गेमिट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा। तो इसी को हम आइसोगेमिट्स के नाम से जानेंगे। अब ये जो आइसोगेमिट्स होंगे उसमें देखो एक डिफिनीशन आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा, या गारंटी तो नहीं बोलेंगे कि नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा तो वेरी इजी है, सभी लोग बना देंगे। लेकिन इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम्पल को आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में इन एल्गी, बहुत सारे एल्गी हैं जो कि आइसोगेमिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन से एल्गी हैं? जैसे स्पाइरोगायरा का नाम सुना होगा, स्पाइरोगायरा, ठीक है। इसी तरह से इलोथेरिक्स का नाम सुना होगा, इधर लिख देता हूं, इलोथेरिक्स, ठीक है, स्पाइरोगायरा, इलोथेरिक्स। इसी तरह से क्लैडोफोरा, ये सब एल्गी हैं। क्लियर हो रहा? क्लैडोफोरा, डेवाराइना, इटीसी, ये सब एल्गी हैं, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। इसी तरह से कुछ फंजाई हैं, वो भी आइसोगेमिट ही प्रोड्यूस करता है। कुछ फंजाई हैं वो आइसोगेमिट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि राइजोपस, सिनकैट्रियम, इटीसी। ये याद करोगे फंजाई में। ये एग्जाम्पल जो लिखा है मैंने वो दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, ओके। इसलिए इसको तो पक्का ध्यान में रखोगे। अब इसी तरह से दूसरा में चलोगे, पहले रब कर लो, तब फिर हम हेट्रोगेमिट्स की बात करते हैं।
ओके। अब चलिए अगला हेडिंग देता हूं, हेट्रोगेमिट्स। यहाँ पे नंबर सेकंड, हेट्रोगेमिट्स। देखो, हेट्रोगेमिट्स टर्म से ही कंफर्म हो रहे होंगे कि मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर फ्यूजिंग गैमेट्स। मतलब जैसे आइसोगेमिट्स में बताया था कि टू फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, सच एज in heterogametes two fusing gametes are morphologically different. Okay, two fusing gametes are morphologically different। तो इसको हम किस नाम से जानेंगे? हेट्रोगेमिट्स के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल ही तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल इन एल्गी, कुछ एल्गी ऐसे हैं जिसमें कि हेट्रोगेमिट्स मिलता है, जिसमें कि आप वॉल्वॉक्स, फ्यूकस, कारा, पोरफाइरा, ईडोरीना, etc, ये सब एल्गी हैं, बट इसमें हेट्रोगेमिट्स मिलता है, ये ध्यान में रखोगे। अब इसी तरह से एल्गी के बाद ये तो थैलोफाइट्स है ना, और थैलोफाइटा के बाद जो भी ब्रायोफाइटा हो, टेरोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, सभी में हेट्रोगेमिट्स मिलेगा। ऑल्सो फाउंड इन ब्रायोफाइट्स, ट्रेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। यहां तक तो क्लियर हो गए होंगे। अब इसके एक मिनट, अब इसके बाद देख लो, इसके बाद की बात कर लेता हूं। तो जैसे यहां पे लिखा है कारा से रिलेटेड आपके बुक में एक तस्वीर बनाया हुआ है एनसीईआरटी में, उसी के बिलोंगिंग थोड़ी सी बात कर लेता हूं। कारा का यदि स्ट्रक्चर आप बनाते हो तो इसका स्ट्रक्चर फिलामेंटस होता है, इस तरह का ब्रांच निकला हुआ रहेगा, फिलामेंटस ब्रांच होगा, इस तरह से निकला हुआ। और इसका जो एडैक्सियल सरफेस होगा, मतलब अपर सरफेस, उसी पे इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होंगे। इस तरह से डॉट डॉट दे रहा हूं, वो इसके एडैक्सियल सरफेस पे रिप्रोडक्टिव पार्ट को दर्शा रहा हूं। ये सभी क्या हो गए? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गए। ओके, इसके एडैक्सियल सरफेस पे पूरे ब्रांच पे होगा। ये तो मेन फिलामेंट हो जाएगा और ये ब्रांच फिलामेंट हो जाएगा। बस इतने तो ध्यान में रखना, ये मेन फिलामेंट हो गया, मेन फिलामेंट, और नीचे फिलामेंट, और जो ब्रांच निकला उसको ब्रांच्ड फिलामेंट बोल दीजिए, ब्रांच्ड फिलामेंट। और यहाँ पे ये सब रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऊपर में ही लिख देता हूँ, ये क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, तो देखो इस रिप्रोडक्टिव पार्ट को यहां से सेक्शन काट लेता हूं और इसको इलाबोरेट करके देखता हूं, डिटेल स्ट्रक्चर। इधर हम क्या देखने जा रहे हैं? इस रिप्रोडक्टिव पार्ट का डिटेल स्ट्रक्चर को देखने जा रहे हैं। तो डिटेल स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो इस तरह से जो ब्रांच फिलामेंट था उसको बना दिया, और इस रीजन पे एक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको ब्रैक्टियोलेट के नाम से जानते हैं। और इस ब्रैक्टियोलेट पे क्या होती है कि इसके ब्रैक्टियोलेट के ऊपर में ये रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इस तरह से प्रेजेंट होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, इस तरह से ब्रैक्टियोलेट
के जस्ट ऊपर में जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। लेकिन ब्रैक्टियोलेट के नीचे में जो देखोगे यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको आप उगोनियम के नाम से जानोगे, उगोनियम। ठीक है, या न्यूक्लियूल भी कहते हैं, न्यूक्लियूल, या तो इसको फीमेल पार्ट भी कह सकते हो। ओके, और देखो ये फीमेल पार्ट होता है ना जो बाहर से कवर्ड रहता है कुछ ट्यूबुलर सेल के द्वारा। तो ये जो ट्यूबुलर सेल बाहर से इसको कवर किए हुए है, इस तरह से मैंने लाइन खींच दिया ट्यूबुलर सेल का, उसकी संख्या 5 होती है और 5 ट्यूब सेल के द्वारा ये कवर्ड होता है। तो यहां पे लिख देता हूं कवर्ड बाई 5 ट्यूबुलर शेप्ड सेल्स। ठीक है, अब उगोनियम है तो तय बात है कि फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो ये फीमेल पार्ट किसको बनाएगा? प्रोड्यूस या फॉर्म फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन करेगा, ये फीमेल गेमिट बनाएगा। इतना तो पता चल गया। अब नीचे में देखोगे तो नीचे में जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है उसको हम एंथेरिडियम के नाम से जानते हैं, एंथेरिडियम, या इसको हम ग्लोब्यूल के नाम से भी जानेंगे, ग्लोब्यूल, या तो मेल पार्ट भी बोलेंगे, मेल पार्ट। अब ये मेल पार्ट है तो जिस तरह से देख रहे थे उगोनियम को कि ए 5 ट्यूबुलर शेप्ड सेल के द्वारा कवर्ड है, तो ए 8 सील्ड सेल के द्वारा कवर्ड होता है। तो इसको लिख देता हूं मेल पार्ट कवर्ड बाई 8 सील्ड शेप्ड सेल्स। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर जो सेल्स दिख रहे हैं, ये सभी सेल्स देखो ध्यान से, ये सभी सेल्स जो दिख रहे हैं वो डिवाइड होकर करके मेल गेमिट का फॉर्मेशन करेगा। ये बनाता है फॉर्म्स मेल गेमिट या स्पर्म भी बोला जा सकता है। ओके, तो जो मेल गेमिट इसका होगा उसका पर्टिकुलर शेप देखोगे, मैं मेल गेमिट को ऊपर में बना देता हूं रख करके। हाँ, तो देखो यहां अब हेडिंग देता हूं मेल गेमिट्स ऑफ कारा। मेल गेमिट, इसमें कुछ समझने लायक बात है इसलिए बता रहा हूं, मेल गेमिट ऑफ कारा। तो इसका कुछ प्रॉपर्टी ध्यान में रखोगे, इस तरह से मेल गेमिट को बनाना पड़ेगा। स्पाइरल शेप्ड है और ये मल्टी सेल्ड होता है, एक सेल का नहीं बना रहता है, कई सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और बाई फ्लैजिलेटेड भी होता है, 2 फ्लैजिला भी प्रेजेंट है, मतलब कि एक ऐसा शेप्ड हो गया, स्पाइरल शेप्ड हो गया, स्पाइरल शेप्ड। दूसरा कैरेक्टर देखोगे तो मल्टी सेलुलर होगा। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर होगा या मल्टी सेल बोल सकते हो। ऐसे बुक में सेलुलर ना लिख करके सेल ही लिखा है, इसलिए मल्टी सेल ही ध्यान रखिए आप। बाई फ्लैजिलेट होता है। इतना तक तो क्लियर हो गए। मेल गेमिट जो बना यहाँ पे वो कारा का मैंने बना दिया था। अब बाकी तस्वीर को रब करके मैं थोड़ा सा और बताऊंगा आपको, और मैं क्या बताना है जो देखिए थोड़ा। अब मैं 2 बात बताता हूं आपको कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, यहां तक तो प्लांट से रिलेटेड बात कर रहा था, कुछ एनिमल से रिलेटेड बात कर लेता हूँ। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं या कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसमें प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है ना तो उनके बॉडी में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म तो ऐसे होते हैं कि वो सीजनली एग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो वो रिप्रोडक्शन के कंडीशन में आ गया, उनका फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन कुछ
जनरली बर्ड्स के लिए बात कर रहा हूं, जनरली बर्ड्स में देखोगे तो वो सीजनली एग प्रोड्यूस करता है और फिर उसका हैचिंग होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तब जाकर करके न्यू यंग वंस बनता है पर्टिकुलर बर्ड के लिए। लेकिन आर्टिफिशियली कुछ हार्मोन इंजेक्ट कर करके कुछ बर्ड को ऐसा बना दिया जाता है कि थ्रू आउट द ईयर वो एग प्रोड्यूस करती है, लेकिन उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं करेंगे। वो ह्यूमन वेलफेयर में उपयोग होगा कि उससे एग पर डे निकलता चला जाएगा, उसका उपयोग करके हम लोग अपने बॉडी को मजबूत बनाएंगे या उसे सेल कर करके कुछ इकोनॉमी भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ह्यूमन वेलफेयर में उपयोग होगा। जैसे जो कैपिटेटिव बर्ड होते हैं, कैपिटेटिव बर्ड का मतलब जिनको कि पोल्ट्री फार्म में बनाया जाता है, वैसे बर्ड के लिए टर्म देते हैं कैपिटेटिव बर्ड। तो वैसे कैपिटेटिव बर्ड में रिप्रोडक्शन एग प्रोड्यूस तो करेगा, बट उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं करेंगे। वो एग जो होती हैं उससे नए यंग वंस नहीं बन सकते, वो केवल ह्यूमन वेलफेयर के लिए ही एप्लीकेबल होगा। लेकिन जो नेचर में प्रेजेंट है बर्ड, नेचुरल है, वो उसका यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे यंग वंस बनेंगे आफ्टर हैचिंग। ओके, तो नोट करके इस पॉइंट को मेंशन करता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। हाँ जी, देखिए यहाँ पे इन बर्ड्स, इन बर्ड के लिए ही, बर्ड में ही बता रहा हूं आपको। जनरली ले एग्स सीजनली, so included under sexual reproduction, so included under sexual reproduction, okay, but capitative birds जिसको कि बर्ड्स इन पोल्ट्री फॉर्म बोल सकते हो, बर्ड्स इन पोल्ट्री फार्म, ओके, प्रोड्यूस eggs throughout the year, it is not sexual reproduction, but used as human welfare, ओके, क्योंकि इसके जो एग बन रहे हैं कैपिटेटिव बर्ड का, उससे यंग वंस का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। केवल कुछ हार्मोनल चेंज कर करके जो यंग वंस होते हैं उसको ऐसा बना दिया जाता है कि पर डे वो कुछ ना कुछ एग को प्रोड्यूस करते चले जाते हैं। लेकिन जो नेचर में प्रेजेंट होगा, है ना, जनरली लेज एग सीजनली, विच इज फाउंड इन नेचर, लिख दो यहाँ पे, विच इज फाउंड इन नेचर, ओके, सो इंक्लूडेड अंडर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो क्लियर हो गया। अब ये तो हो गया नॉन प्लेसेंटल एनिमल के लिए, फॉर नॉन प्लेसेंटल एनिमल, ओके। अब हम देखेंगे प्लेसेंटल एनिमल में। तो प्लेसेंटल एनिमल में क्या होता है कि वो एग प्रोड्यूस करती हैं उनकी फीमेल, या तो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम के इंटरवल पे, तो वो इंटरवल 1 मंथ का भी हो सकता है, वो इंटरवल 1 ईयर का भी हो सकता है। इसके लिए आप लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही डिटेल पढ़ोगे, लेकिन यहाँ थोड़ा तो बताना ही पड़ेगा मुझे
जिसमें एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात होगी और दूसरा ओएस्ट्रस साइकिल की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग देता हूं फॉर प्लेसेंटल एनिमल, प्लेसेंटल एनिमल। तो प्लेसेंटल एनिमल में देखोगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मैं पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल की ही बात कर लेता हूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसको हम 28 डेज साइकिल भी बोल सकते हैं, 28 डेज साइकिल के नाम से भी जानेंगे। ओके, तो जनरली ये किसमें होता है? अकर इन प्राइमेट, अकर इन प्राइमेट। ये सब एग्जांपल को याद रखना पड़ेगा। और प्राइमेट में आएंगे कौन? तो प्राइमेट में देखोगे तो ह्यूमन आएगा, मंकी आएगा, एप आएगा। ये सब जो यहाँ एग्जांपल दिया है वो प्राइमाटा ऑर्डर में आता है। आपका कोडाटा फाइलम पढ़ना होगा जूलॉजी में, तो कोडाटा फाइलम का एक ऑर्डर है प्राइमाटा। प्राइमाटा ऑर्डर का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर जो होती हैं वो, जैसे देखो ह्यूमन का या एप का, मंकी का, किसी का बनाओगे तो इनके जो दोनों आई होते हैं फ्रंट पे प्रेजेंट होते हैं, और दोनों आई का कुछ इमेज जो होती हैं ओवरलैपिंग इमेज हो जाती है, इस तरह से ओवरलैप कर जाता है। तो ओवरलैपिंग इमेज को हम मोनोकुलर विजन के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलोगे? सॉरी उल्टा बोल दिया, इसको बाइनोकुलर विजन के नाम से जानते हैं। इसको क्या जानेंगे? बाइनोकुलर विजन के नाम से जानेंगे। और जो भी कोडेट्स बाइनोकुलर विजन को शो करेगा उसी को हम किस में रखेंगे? प्राइमाटा में रखेंगे। ओके, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में ध्यान में रखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब भी होंगी फीमेल में, मान लो कि फर्स्ट डे को मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, तो इसका जो 14 डेज काउंटिंग करो, 2 3 4 5 6 7, इस तरह से जो ब्लीडिंग फेज होता है, जिस दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल चला, मतलब जिस दिन से ब्लड निकलना शुरू हुआ फीमेल बॉडी से, ठीक है, तो उस दिन को फर्स्ट डे मान करके चलेंगे। तो 14 डेज जब आएगा तो एक ओवम बाहर निकलेगा इसके ओवरी से, 14 डेज पे निकलती है, और ओवम जनरली 24 डेज तक जीवित, 24 आवर तक जीवित रहता है। तो उसको उस समय तक यदि स्पर्म मिलता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। और इसी तरह से फिर ओवम जब वोकैंट हो जाएगा, मतलब डाई कर जाएगा, उसके बाद फर्दर 14 डेज के बाद, मतलब 28 डेज आए, 14 के बाद 15 16 17 काउंटिंग करते हुए 28 डेज आएगा, तो फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएंगी। 28 डेज में सेकेंड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। इतना तो क्लियर हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंडीशन। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि इन अ ईयर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन सब में 13 टाइम्स होता होगा, 13 बार होता होगा 28 डेज के बेसिस पे। लेकिन जनरली इंडियन फीमेल में देखा जाता है कि ये जो 28 डेज साइकिल है थोड़ा इरेगुलर होने के कारण वो 22 डेज से लेकर के 35 डेज तक वेरी होता है। तो मान लो कि 26 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, फर्स्ट डेट से लेकर के 26 डेज में हो जाता है। तो ओवुलेशन कब होता है? तो इसका जस्ट हाफ कर देना है, 13 डेज में हो जाती है। मतलब 13 डेज में यदि इसको स्पर्म मिलेगा तो बड़ी आसानी से फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा, जाइगोट बनेगा। ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड। अब बाकी डिटेल और पढ़िएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इसको जल्दी से आप मेंशन कर सकते हो। ओके, 30 सेकेंड ओनली। हाँ जी, अब आगे बढ़िए। अब मैं बात कर लेता हूं ओएस्ट्रस साइकिल का। हेडिंग देना है ओएस्ट्रस साइकिल, ओएस्ट्रस साइकिल। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि ओएस्ट्रस साइकिल होता किस में है? तो ये नॉन प्राइमेट में होगा, अकर इन नॉन प्राइमेट। ओके,
ये नॉन प्राइमेट में अगर होगा। और नॉन प्राइमेट किसको कहेंगे? तो जनरली क्या होता है, एपिकोडाटा फाइलम का ही मेंबर है, क्लास मैमेलियन ही है, ऑर्डर नॉन प्राइमेट है। तो नॉन प्राइमेट में ध्यान देना है आपको कि इसका जो विजन होगा, अभी बताया था आपको प्राइमेट में कि बाइनोकुलर विजन मिलती है, इसमें मोनोकुलर विजन मिलेगा। तो मोनोकुलर विजन में जैसे देखो, नॉन प्राइमेट का एग्जांपल देख लो, तब मोनोकुलर विजन बता देता हूं। जैसे काऊ, आस, एलिफेंट, टाइगर, रैट, इटीसी कर देता हूं। ओके, ये सब नॉन प्राइमेट का एग्जांपल बनेगा। तो इसमें देखो क्या होगा, मोनोकुलर विजन मिलेगा। तो मोनोकुलर विजन में देखो, इस तरह से मैं एक एनिमल को बना देता हूँ, इस तरह से कर करके आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे इसका आई होगा, इस तरह से बना दिया, तो यहीं पे इसका आई होगा, और ये जो आई होंगे वो केवल एक डायरेक्शन को ही देख पाएगा। मतलब ए आई है जो इस डायरेक्शन को देख पाएगा, और ए आई है जो दूसरे डायरेक्शन, कभी ओवरलैपिंग इमेज नहीं मिलेगा। ऐसा विजन कैसा होगा? मोनोकुलर विजन। तो मोनोकुलर विजन में क्या होगा? नॉन ओवरलैपिंग इमेज। तो जिसमें नॉन ओवरलैपिंग इमेज मिलेगा उसी को नॉन प्राइमेट्स बोलेंगे, और उसी में ओस्टर साइकिल होगा। तो ओस्टर साइकिल इन अ ईयर वन टाइम होता है, और जब ओस्टर साइकिल होती है उस समय को हीट पीरियड कहते हैं। हीट पीरियड के समय क्या करता है, जितने भी नॉन प्राइमेट होते हैं उसके ओवरी से ओवम निकल करके आता है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और उस समय यदि उसे स्पर्म मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जाइगोट बन जाएगी, एम्ब्रियो बनेगा। ओके, तो देखो ओस्टर साइकिल अकर इन अ ईयर। ओके, एक ईयर में एक बार होता है। अकर एट इंटरवल ऑफ अ ईयर कर दो, अकर एट इंटरवल ऑफ अ ईयर, एक वर्ष के इंटरवल पे होगी। ओके, अब इसको ओस्टर साइकिल को हम क्या कर लेंगे? हीट पीरियड, या ओस्टर साइकिल अकर ड्यूरिंग हीट पीरियड। ओस्टर साइकिल अकर ड्यूरिंग हीट पीरियड। और हीट पीरियड जिसको कहा गया, मतलब कि फीमेल रिसेप्टिव हो जाती है उस समय स्पर्म को ऑब्टेन करने के लिए थ्रू द मेल, तो वही पीरियड क्या कहलाया? हीट पीरियड, है ना। और हीट पीरियड के ड्यूरिंग क्या करेगा? ओवुलेट एंड ओवम इन फैलोपियन ट्यूब, या ओवुलेट एंड ओवम फ्रॉम ओवरी, ओवरी से एक ओवम को ये रिलीज करेगा। ओके, ये ओस्टर साइकिल की बात हो गई। अब एक टर्म आपके बुक में दिया होगा मियोसाइट, इसको भी देख लो, मियोसाइट। या मियोसाइट का दूसरा टर्म होता है गेमिट मदर सेल। ओके, तो मियोसाइट या गेमिट मदर सेल किसको कहेंगे? तो ध्यान में रखिएगा, जैसे टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया, तो टेस्टिस में आप पढ़े होंगे कि उसमें जो जर्मिनल सेल्स होते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जब सेक्शन काट करके देखोगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब पढ़ोगे, तो वहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियल लेयर एक मिलेगा, और उनके जितने भी सेल होते हैं जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू के, उसको जर्म सेल के रूप में जाना जाता है। वो डिप्लॉयड नेचर का होता है, वो माइटोसिस द्वारा डिवाइड होता है, तो स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होती है, वो डिप्लॉयड नेचर का होता है। और उसी स्पर्मेटोगोनिया में फिर मियोसिस स्टार्ट होती है। इसका मतलब जो स्पर्मेटोगोनिया हो गया, जो डिप्लॉयड नेचर का है, वही गेमिट बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसी को हम गेमिट मदर सेल के नाम से जानेंगे या मियोसाइट के नाम से जानेंगे। मतलब कि मियोसाइट जो हो गया वो नेचर इसका कैसा होगा? नेचर इसका डिप्लॉयड होगा, और साथ साथ ये पार्टिसिपेट करेगा, पार्टिसिपेट इन मियोसिस सेल डिवीजन for the formation of
फीमेल गेमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेट्स। फीमेल गेमेट्स को बनाने के लिए इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होगा। जैसे अभी स्पर्मेटोगोनिया को बताया, तो फीमेल में चलो ओवरी के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है जिनके सेल जर्म सेल, उसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो ओगोनिया का फॉर्मेशन होगा। तो ओगोनिया हो स्पर्मेटोगोनिया हो वो मियोसाइट के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि वो डिप्लॉयड नेचर के हैं और उसी में मियोसिस सेल डिवीजन प्रोसीड होगी, जिसके कारण मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन होगा। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ फीमेल गेमिट नहीं बल्कि हैप्लॉइड गेमिट लिख दीजिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गेमिट। मेल गेमिट भी होगा तो हैप्लॉइड नेचर का होगा, फीमेल गेमिट भी होगा तो हैप्लॉइड नेचर का होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया हैप्लॉइड गेमिट। ओके, अब आपके बुक में देखना, थोड़ा सा एनसीईआरटी में दिया होगा कुछ ऑर्गेनिज्म और उसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यदि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बता देते हैं, मियोसाइट में जो प्रेजेंट क्रोमोसोम नंबर है उसको बता देते हैं, तो हैप्लॉयड नंबर को तो केवल हाफ करने की आवश्यकता रह जाएगी ना। तो देखो, ऑर्गेनिज्म की कमी नहीं है अर्थ पे, आपको तो पता ही है कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज है अर्थ पे। कॉमन नेम ही 100 लिखने कहा जाए एनिमल का तो इधर उधर देखने लगेंगे हम लोग, लेकिन एनसीईआरटी में जितना ऑर्गेनिज्म का नाम दिया उसको तो ध्यान में करना पड़ेगा ना। तो मैं उसको उसके मियोसाइट में प्रेजेंट क्रोमोसोम नंबर लिख देता हूँ, एक सिस्टमेटिकली अरेंज कर देता हूँ, जिससे कि आपको लर्न करना थोड़ा सा आसान हो। चलिए अब इसको रब करते हैं, आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए, लिख लीजिए। हाँ जी, तो देखो इधर नंबर, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओके, और दूसरे साइड में कर देता हूं नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मियोसाइट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब डिप्लॉयड इन मियोसाइट। ओके, तो नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म में पहला फ्रूट फ्लाई की बात कर लेते हैं, फ्रूट फ्लाई। ओके, इसमें डिप्लॉयड नंबर देखोगे तो 8 होगा। नंबर सेकंड में चलोगे तो हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई में देखोगे तो 12 होगा। डिप्लॉयड नंबर है, इधर लिख रहा हूं, है ना। इसी तरह से नंबर थर्ड में चलोगे तो अनियन, अनियन, अनियन में चलोगे डिप्लॉयड नंबर 16 होगा। थोड़ा लंबा कर देता हूं जिससे कि आपको पहचानने में आसान हो, ठीक है। नंबर 4 में चलोगे मेज, मेज में 20। नंबर 5 राइस, राइस की बात करोगे तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम राइस में होगा 24, इसमें 24 होगा, ठीक है। नंबर 6 में चलोगे एप्पल, एप्पल में देखोगे तो 34 होगा। इसी तरह से नंबर 7 कैट, कैट में चलोगे 38। बस ऐसे ही सिस्टमेटिक देखो ना, कम से ज्यादा की ओर लिखते जा रहा हूं, तो थोड़ा सा लर्न करना आपको आसान होगा। इसके बाद नंबर 8 में रैट 42 और 9 ह्यूमन, ये तो सबको पता ही होगा, 46 होगा, 46। इसी तरह से नंबर 10 पोटैटो, पोटैटो, पोटैटो में टोटल नंबर ऑफ डिप्लॉयड क्रोमोसोम देखोगे तो 48, 46 के बाद जो आएगा वो 48 ही आएगा, ठीक है। रैट ह्यूमन पोटैटो, इसके बाद नंबर 11 में डॉग,
डॉग का देखोगे तो 78 होगा। इसी तरह से 12 बटरफ्लाई, बटरफ्लाई 380। एक और दिया होगा 13 ओफियोग्लोसम। देखो ओफियोग्लोसम एक फर्न है, इसको एडर फर्न टंग भी बोलते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना। तो इसमें 1260 है, ये ध्यान में रख लोगे। इतना को ध्यान में रखोगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड क्रोमोसोम, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट। ओके, अब इसके बाद कुछ और भी टर्म अभी प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में देखना है। अभी तो हमने केवल गैमीट फॉर्मेशन से रिलेटेड बात करा है, तो उसी से रिलेटेड तो ही बात चल रही है। नया नया टर्म आ रहा है जिसमें अब देखेंगे होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक का कंडीशन। तो देखो अब यहाँ पे एक नया टर्म लिखता हूँ, होमोथैलिक, होमोथैलिक, ठीक है, होमोथैलिक ऑर्गेनिज्म। तो होमोथैलिक ऑर्गेनिज्म में देखोगे तो जनरली क्या होगा कि जो दो फ्यूजिंग गैमेट बनेंगे ना, वो एक ही थैलस में बनेगा या एक ही पेरेंट बॉडी में बनेगा। थैलस का मतलब होता है कि प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। जिस प्लांट बॉडी में रूट, स्टेम, लीफ नहीं होता उसके प्लांट बॉडी को हम थैलस बॉडी कहते हैं। जैसे एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, इसके साथ साथ सम ब्रायोफाइट्स जैसे रिक्सिया, मर्केंसिया, ये सब थैलस प्लांट बॉडी रखता है, ठीक है। लेकिन एल्गी, फंजाई जितना भी थैलोफाइट्स है वो तो थैलस प्लांट बॉडी ही रखता है, उसमें रूट, स्टेम, लीफ नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो होमोथैलिक, होमो मतलब सिमिलर है ही, तो टू फ्यूजिंग गैमेट्स फॉर्म्ड इनसाइड अ थैलस या सिमिलर थैलस बोल सकते हो, ठीक है, या सिमिलर पेरेंट बोल सकते हो। इसी तरह से दूसरा टर्म आएगा हेटेरोथैलिक। इसका मतलब कि टू फ्यूजिंग गैमेट, मतलब मेल और फीमेल के लिए टू फ्यूजिंग गैमेट बोला जा रहा है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, टू फ्यूजिंग गैमेट फॉर्मिंग डिफरेंट थैलस या डिफरेंट बॉडी, तो इसको हम कह लेंगे हेटेरोथैलिक कंडीशन। हेटेरोथैलिक में भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आ जाएंगे, उसको एक एक करके देखेंगे। तो देखो होमोथैलिक कंडीशन में क्या होगा, फ्यूजिंग गैमेट, फ्यूजिंग गैमेट्स फॉर्म्ड इन सिमिलर थैलस या तो पेरेंट। जैसे एग्जांपल में देखोगे तो एक के फंजाई है म्यूकर मुसीडो, जिसमें कि होमोथैलिक कंडीशन देखने को मिलता है। ऐसे सम स्पायरोगायरा होते हैं, उसमें भी देखने को मिलेगा। जैसे कि स्पायरोगायरा का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक कंजुगेशन मेथड आता है, और कंजुगेशन मेथड को भी कई टाइप में बांटते हैं। जैसे कि आप लैटरल कंजुगेशन की बात कर लो, और दूसरा आता है स्कैलिफॉर्म कंजुगेशन। तो लैटरल कंजुगेशन होमोथैलिक कंडीशन है और स्कैलिफॉर्म कंजुगेशन हेटेरोथैलिक कंडीशन है। तो देखो इन स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा एएलबी है, तो स्पायरोगायरा में लैटरल कंजुगेशन को देखते हैं, लैटरल कंजुगेशन, ठीक है। तो लैटरल कंजुगेशन के कंडीशन में देखोगे तो जैसे देखो एक फिलामेंट है इस तरह से स्पायरोगायरा का, इस तरह से एक फिलामेंट बना दिया जिसमें कई सेल को बना दिया है, 1 2 3 4 इस तरह से कई सेल बना दिया है। तो होता है क्या कि जब लैटरल कंजुगेशन होता है तो ये जो ऊपर वाले सेल्स हैं इनके जितने प्रोटोप्लाज्म है, देख सकते हो प्रोटोप्लाज्म पहले इस तरह से कंसंट्रेट होकर करके सिमट करके एक गेमेट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और नीचे वाले भी सेल के प्रोटोप्लाज्म सिमट करके गेमेट का फॉर्मेशन कर देगा, दोनों एक ही जैसा लगेगा। लेकिन क्या होता है कि इसका जो सेप्टा होता है, दो सेल को बांटने वाले जो सेप्टा होते हैं, वो सेप्टा में आउटग्रोथ बन जाती है, यहाँ पे इस तरह से आउटग्रोथ बन जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे एक पोर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया, देख सकते हो यहाँ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। बीच में ये जो आउटग्रोथ बना है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया, जिसके कारण अपर वाले जो गेमिट बने हैं वो लोअर वाले गेमिट के साथ जाकर के फ्यूज कर जाएगा। तो ये अपर वाला गेमिट क्या कहलाएगा, मेल गेमिट, और जिसमें फ्यूज कर गया वो कौन सा गेमिट है, फीमेल गेमिट, फीमेल गेमिट।
तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि एक ही थैलस में दोनों बन रहा है ना, एक सिंगल थैलस हो गया है, एक क्या हो गया सिंगल थैलस और बस पैरोकाइरा। अब इसमें देखोगे तो फाइनली जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगी तो एक सेल खाली हो जाएगा, दूसरा सेल में जाइगोट बन जाएगा, फिर एक सेल खाली होगा, इसके नीचे वाले सेल में जाइगोट बनता चला जाएगा, ये जाइगोट बनता चला जाएगा जो कि डिप्लॉयड नेचर का होगा। क्योंकि एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स ये सब होते हैं, उनका प्लांट बॉडी हैप्लॉइड नेचर का होता है। तो यहाँ जो गेमिट बना है मियोसिस सेल डिवीजन के कारण नहीं बना है, यहाँ तो पूरा पूरा प्रोटोप्लाज्म ही कन्वर्ट हो गया किसमें, तो गेमिट के रूप में, क्योंकि ये पूरा सेल ही हैप्लॉइड नेचर का था, तो ये गेमिट भी जो बना हैप्लॉइड नेचर का ही होगा। लेकिन ये जाइगोट बना वो डिप्लॉयड नेचर का, इसका मतलब इसमें मियोसिस होगा और जिसके कारण जो नया मियोस्पोर बनेगा और वही मियोस्पोर डेवलप करके न्यू फिलामेंट के फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो वो सब बातें आप जब प्लांट किंगडम पढ़ोगे तो वहां पे उसके रिप्रोडक्शन के समय, एल्गी के रिप्रोडक्शन के समय आ जाएगी। अब ये सब बातें तो हो गई होमोथैलिक से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं हेट्रोथैलिक का बात। ओके, एक मिनट। अब हम बात करते हैं किसका, हेट्रोथैलिक का। चलिए देखिए हम हेट्रोथैलिक, नेक्स्ट में हेट्रोथैलिक। देखो नाम से ही तो कंफर्म हो गया ना, हेट्रो मतलब डिफरेंट और थैलिक रिलेटेड टू थैलस, मतलब कि टू फ्यूजिंग गैमेट फॉर्म इन डिफरेंट थैलस या डिफरेंट पेरेंट्स, है ना। टू फ्यूजिंग गैमेट्स formed in different थैलस या पेरेंट लिख सकते हो, पेरेंट। तो इसको हम क्या कर लेंगे, हेट्रोथैलिक कंडीशन। अब हेट्रोथैलिक का एग्जांपल दोगे तो कुछ एल्गी भी इसमें आ सकता है। ऐसे आप ध्यान रखोगे कि जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरोफाइट होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, सभी हेट्रोथैलिक नेचर के ही होते हैं। ओके, इसी तरह से अस्पायरोगायरा की बात करें तो वो अस्पायरोगायरा में जो अभी बताए थे लैटरल कंजुगेशन, उसके अलावा एक और भी कंजुगेशन होता है जिसको कि हम स्कैलरिक फॉर्म कंजुगेशन कहते हैं। तो वो स्कैलरिक फॉर्म कंजुगेशन इन अस्पायरोगायरा हेट्रोथैलिक नेचर का होगा। तो पहले एग्जांपल में स्कैलरिक फॉर्म कंजुगेशन देख लो। स्कैलरिक फॉर्म कंजुगेशन इन अस्पायरोगायरा। ओके, तो जैसे देखो स्कैलरिक फॉर्म कंजुगेशन के लिए अस्पायरोगायरा के दो फिलामेंट का उपयोग करते हैं। इस तरह से देखो, एक फिलामेंट और एक दूसरा फिलामेंट का उपयोग करते हैं। ये अस्पायरोगायरा होता है जो मल्टी सेलुलर होता है, एक से अधिक सेल का बना होता है। ठीक है, तो इसमें एक फिलामेंट को हम पॉजिटिव फिलामेंट कहेंगे, या तो इसको मेल फिलामेंट भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव वाले को मेल फिलामेंट कहते हैं और नेगेटिव वाले को फीमेल फिलामेंट कहते हैं। और फीमेल फिलामेंट क्यों कहेंगे भाई, तो देखो सबसे पहले ये दोनों फिलामेंट एक दूसरे के नजदीक आएगा। जैसे मेरा फिंगर पॉइंट फिलामेंट समझ लो ना, एक दूसरे के नजदीक आया, जो सेल एक दूसरे के समीप आया है उसके बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। इस तरह से देखो, जो भी सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, इस तरह से एक दूसरे के कांटेक्ट में मान लो कि आ गया, इस तरह से ये सेल देखो कांटेक्ट में आ गया है, तो इन दोनों के बीच में अब क्या होगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से देखोगे तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इनके बीच में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, दोनों के बीच का वॉल डिसॉल्व हो जाएगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसमें कि एक सेल जो इंटैक्ट में है उनके एक सेल में जितने प्रोटोप्लाज्म है गेमिट की तरह कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें भी गेमिट की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि लैटरल कंजुगेशन में देखा था कि टोटल प्रोटोप्लाज्म ही गेमिट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया था। तो इस तरह से इस फिगर को इस देखोगे तो बीच में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरह से हम थोड़ा सा डिस्टेंस करके बना देते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को, कि देखो यहाँ का जो मेल गेमिट है
जो कि दूसरे बॉडी में इंटर करेगा, फीमेल गेमिट के साथ फ्यूज करेगा। तो जैसे देखो यहाँ का जो मेल गेमिट होगा, ये जो मेल गेमिट होगा ये इसमें चला आएगा फीमेल गेमिट के साथ। तो जो गेमिट दूसरे में जा रहा है वो मेल गेमिट है। ये कौन सा गेमिट हो गया? मेल गेमिट। और जिसमें जाएगा वो क्या है? तो ये फीमेल गेमिट है, फीमेल गेमिट है। ओके। और बीच में जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना इसी को हम क्या कहेंगे? तो कंजुगेशन ट्यूब के नाम से जानेंगे, कंजुगेशन ट्यूब के नाम से जानेंगे। इतना तो क्लियर हो रहे हो बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली जाइगोट किस में बनेगा? इस सेल में बनेगा। मतलब कि यहाँ फिगर बनाओगे तो इस तरह से दिखाना पड़ेगा आपको, इस तरह से दिखाना पड़ेगा। देखो इस तरह से दिखा दिया तो इधर तो जाइगोट बन गया जी, ठीक है। ये सब सेल तो अभी बचे पड़े ही हैं और ये वाले खाली हो गए और इधर क्या बन गया? तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। मतलब कि जहां जाइगोट स्कैल्डिक फॉर्म कंजुगेशन में कंजुगेशन ट्यूब बनने के कारण मेल गेमिट फीमेल गेमिट के साथ जाकर के फ्यूज कर जाएगा, फीमेल गेमिट वाले सेल में ही जाइगोट का फॉर्मेशन होगी। वो जाइगोट ट्रिप्लॉइड नेचर का होगा, वो फाइनली मियोसिस डिवीजन को शो करेगा और उसमें मियोस्पोर बनेगा, वो डेवलप होकर के नया फिलामेंट का फॉर्मेशन कर देगा। इतना तक तो क्लियर हो गए होंगे ये हेटेरोगेमिट्स के कंडीशन के लिए। लेकिन इस हेटेरोगेमिट्स के कंडीशन के लिए अभी बहुत सारे टर्मिनोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। जैसे देखो मैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट की ही बात कर रहा हूँ तो उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात आएगी। एक बात ध्यान रखना कि प्लांट और एनिमल के लिए यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मोनोसियस, डायोसियस, हर्माफ्रोडाइट थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करेगा आपको, लेकिन मैं समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, इसलिए परेशान नहीं होना। पहले प्लांट की कंडीशन को देख लेता हूं। तो प्लांट के कंडीशन में यूनिसेक्सुअल टर्म किसके लिए देखते हैं? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए देते हैं, नॉट प्लांट। ये ध्यान में रखना, यूनिसेक्सुअल टर्म हम देते हैं नॉट प्लांट, फ्लावर के लिए देते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखो लिख भी दिया है, फ्लावर हैज single type of reproductive part। आपको इतना पता ही है कि प्लांट में जो फ्लावर होते हैं उसमें 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम, दूसरा गायनोसियम के रूप में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनके यूनिट को स्टामेन के नाम से जानते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टिल या कार्पेल के नाम से जानते हैं। तो यदि एक फ्लावर में या तो केवल स्टामेन हो या तो केवल कार्पेल हो तो उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। इस तरह से इसको 2 पार्ट में बांटेंगे, एक स्टामिनेट फ्लावर होगा, स्टामिनेट फ्लावर, और स्टामिनेट फ्लावर जो भी होंगे वो हैज मेल पार्ट, ओके। और इसी तरह से जो पिस्टिलेट होगा जो रखेगा फीमेल पार्ट को, पिस्टिलेट होगा हैज फीमेल पार्ट, ठीक है। इसी तरह से हम बाइसेक्सुअल टर्म देंगे प्लांट के इन कंडीशन के लिए, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए दिया जाएगा, नॉट प्लांट, ठीक है। तो प्लांट के लिए क्या टर्म देंगे वो आगे हम बताते हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में हैज बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, है ना। ये सब हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर में। जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल भी दे सकते हो कि आपके मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी 11th वाले बुक के अकॉर्डिंग जो 4 पढ़ना है, जिसमें लिलिएसी फैमिली, सोलनेसी फैमिली, फबेसी फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली, चारों के जो भी मेंबर हैं सभी बाइसेक्सुअल नेचर के ही फ्लावर रखता है, ठीक है। लेकिन यूनिसेक्सुअल वाले में देखेंगे तो बहुत सारा प्लांट आएगा जिसमें कि पपाया, डेट पाम, कुकुरबिट्स, मेज, ये सब जो बात कर रहा हूँ वो सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आएंगे। तो देखते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अकॉर्डिंग प्लांट कैसे बनते हैं। ये तो फ्लावर की बात कर लिया, अब अकॉर्डिंग टू यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर टाइप्स ऑफ प्लांट देखेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पे इसको नोट करो और मैं टाइप्स ऑफ प्लांट को देखता हूँ। हाँ जी, तो फटाफट आ जाइए। टाइप्स ऑफ प्लांट,
टाइप्स ऑफ प्लांट। किसके बेसिस पे लिख नहीं रहा हूं बट बोल दे रहा हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑन द प्लांट बॉडी। ठीक है, जिसमें कि पहला देखोगे तो मोनोसियस प्लांट की बात करता हूं। नंबर ए में मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस प्लांट। ठीक है, तो मोनोसियस प्लांट का एग्जांपल, मोनोसियस प्लांट कैसा होगा वो फिगर से समझाता हूं, पहले एग्जांपल देख लो। मेज, कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स। ठीक है, कारा, कारा भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, ये सब एग्जांपल हो गए किसका, मोनोसियस प्लांट का। और भी कोई आएगा, मेज, कुकुरबिट्स, कारा। ठीक है, अब यदि और कोई ध्यान में आएगा तो मैं लिख दूंगा। अब जैसे देखो यहाँ पे एक प्लांट बना दिया, प्लांट के ऊपर में कई फ्लावर को दिखा देता हूँ, इस तरह से कई फ्लावर को दिखा देता हूँ। तो कुछ फ्लावर होंगे इसके जो इस तरह से स्टामिनेट होगा, कुछ फ्लावर होगा जो पिस्टिलेट होगा। मतलब एक प्लांट पे सभी फ्लावर यूनिसेक्सुअल ही है। ठीक है, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सम फ्लावर इज स्टामिनेट एंड सम फ्लावर इज पिस्टिलेट। प्लांट हैज बोथ staminate and pistillate flower, pistillate flower। तो इसको हम क्या करेंगे, मोनोसियस प्लांट के रूप में जानेंगे। ओके, अब इसी तरह से देखोगे मोनोसियस के बाद तो डायोसियस प्लांट की बात कर लेता हूं। डायोसियस, नंबर बी, डायोसियस प्लांट। तो डायोसियस प्लांट में भी जितने फ्लावर होंगे सभी यूनिसेक्सुअल ही होंगे। जैसे एग्जांपल में देखोगे तो पाम, पापाया, पापाया, डेट पाम, डेट पाम, मर्केंसिया, मर्केंसिया एक ब्रायोफाइट्स है जी, मर्केंसिया है जो ब्रायोफाइट्स है, ध्यान में रखना। ठीक है, इसमें देखो कोकोनट को भी लिख सकते हो, अभी देखो ध्यान में आ गया, कोकोनट भी इसी का एग्जांपल बनेगा मोनोसियस का। लेकिन अभी तो मुझे डायोसियस देखना, तो डायोसियस में देखो दो प्लांट बना रहा हूं और दोनों प्लांट पे कई फ्लावर को मैं लगा दिया हूं। जितना भी फ्लावर है सब यूनिसेक्सुअल नेचर का है और जितने फ्लावर होंगे सभी एक प्लांट में सभी पिस्टिलेट होगा या सभी स्टामिनेट होगा। देख सकते हो कि एक प्लांट में जितना भी फ्लावर लगाया है वो स्टामिनेट है, यहाँ पे जितना लगाया है सभी पिस्टिलेट है, लेकिन सभी फ्लावर कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल नेचर के ही हैं, है ना। ऑल पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर्स। ओके, यहाँ पे ऑल स्टामिनेट फ्लावर्स, स्टामिनेट फ्लावर्स। ओके, इस प्लांट और इस प्लांट में थोड़ा सा वेरिएशन हो गया कि यहाँ जो फ्लावर दिख रहे हो वो भी यूनिसेक्सुअल है, लेकिन इसमें एक ही प्लांट पे स्टामिनेट भी है और पिस्टिलेट भी है। लेकिन यहाँ पे स्टामिनेट सभी अलग प्लांट पे है, पिस्टिलेट सभी अलग प्लांट में है, तो उसको डायोसियस के नाम से जानेंगे। ठीक है, ऑल फ्लावर्स विल बी स्टामिनेट और पिस्टिलेट, पिस्टिलेट ऑन अ प्लांट। एक प्लांट में जितने फ्लावर होंगे या तो सभी स्टामिनेट होंगे या तो पिस्टिलेट होंगे। ठीक है, जैसे कि मर्केंसिया के लिए देखो, मर्केंसिया ब्रायोफाइट्स है, इसका प्लांट बॉडी होता है जो थैलस नेचर का होता है। इस तरह से बना दोगे तो ये थैलस नेचर का हो गया। ठीक है, प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में तो डिफरेंशिएट है नहीं, लेकिन इसका दो थैलस बनाता हूं क्योंकि इसका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग थैलस पे प्रेजेंट होगा। तो देखो यहाँ पे मेल पार्ट को दर्शा देता हूँ और दूसरे साइड में फीमेल पार्ट को दर्शा देता हूँ। इस तरह से करके फीमेल पार्ट को दर्शा देता हूँ। ठीक है, तो जो मेल पार्ट होगा उसको एंथेरिडियम कहते हैं, एंथेरिडियम, और जो फीमेल पार्ट है उसको आर्किगोनियम के नाम से जानते हैं, आर्किगोनियम। ठीक है, और जिस स्टॉक पे आर्किगोनियम प्रेजेंट होता है उसे आर्किगोनियो, आर्किगोनियो 4 के नाम से जानते हैं, और जिस स्टॉक पे एंथेरिडियम प्रेजेंट है
उसे एंथेरिडियोफोर के नाम से जानते हैं, एंथेरिडियोफोर के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर हो गए होगे, ठीक है। तो देख रहे हो ना, ये एंथेरिडियम हो गया जो मेल पार्ट हो गया, इसको क्या कह लिया, मेल पार्ट। और इधर आर्किगोनियम कैसा हो गया, तो फीमेल पार्ट हो गया। तो ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट है या अलग अलग थैलस पे प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम क्या कर लिया, डायोसियस प्लांट के रूप में जाना, डायोसियस थैलस के रूप में जाना। इतना तक तो क्लियर हो गया। ये सभी बातें गैमेटोजेनेसिस से, गैमेट फॉर्मेशन से रिलेटेड थी। अब जो बात करेंगे हम प्री फर्टिलाइजेशन का, वो गैमेट ट्रांसफर से रिलेटेड होगा। इसको फटाफट नोट कीजिए, तो मैं गैमेट ट्रांसफर का बात जल्दी से कर लेता हूं। हाँ, हेडिंग दीजिए गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर। अब देखो, मेल गैमेट बना मेल पार्ट पे, फीमेल गैमेट बना फीमेल पार्ट पे। तो जब तक मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंचेगा, जब तक दोनों का फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा। इसलिए गैमेट का ट्रांसफर होना इसेंशियल होगा। तो आपको ध्यान में करना पड़ेगा कि जो एल्गी और फंजाई होते हैं, उनके दोनों गैमेट्स, मतलब मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी, दोनों मोटाइल नेचर के होते हैं। दोनों एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकता है, और उसके मूवमेंट के लिए बार्टर का रिक्वायरमेंट होता है। किसके लिए बोला मैंने, एल्गी एंड फंजाई के लिए। इसी तरह से ब्रायोफाइट्स और टेरोफाइट्स के ग्रुप के मेंबर का देखोगे तो उसका फीमेल गैमेट तो नॉन मोटाइल होता है, आर्किगोनियम के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि मेल गैमेट होते हैं वो मोटाइल नेचर के होते हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं। लेकिन ब्रायोफाइट्स हो या टेरोफाइट्स, मेल गैमेट मोटाइल है तो उनके मूवमेंट के लिए भी कोई ना कोई मीडियम चाहिए, वो मीडियम बार्टर ही होता है। ओके, इसी तरह से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करोगे तो उनके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। तो नॉन मोटाइल है तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट एक दूसरे के पास कैसे पहुंचेगा, तो उसके पहुंचाने के लिए कुछ सोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो सोर्स के रूप में पोलन ग्रेन में जो पोलन ट्यूब बनते हैं वो होते हैं, क्योंकि पहले मियोसिस के द्वारा जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म हो, दोनों में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। तो जब हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं, उसमें फिर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, तब जाकर गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट बनता है माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में। और वही मेल गैमेट पोलन ट्यूब के अंदर डेवलप होता है, और पोलन ट्यूब के थ्रू कैरी होकर के वो फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंचता है। ठीक है, मतलब कि मेल गैमेट को कैरी कौन करता है, तो पोलन ट्यूब और पोलन ग्रेन करता है। डायरेक्ट मूवमेंट नहीं होती है मेल गैमेट का इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इतना ही बात को ध्यान में रखना है गैमेट ट्रांसफर से रिलेटेड। ओके, तो देखो, इन एल्गी एंड फंजाई बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मोटाइल। हाँ, सेकेंड पॉइंट, फॉर मूवमेंट ऑफ गैमेट्स रिक्वायर्ड वाटर। ओके, इसी तरह से देखोगे इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स मेल gametes are motile, while female gametes are non-motile. For movement of male gamete, required वाटर का आवश्यकता होगा। इसी तरह से देखोगे नेक्स्ट में इन
sperm and angiosperm, both male and female gametes are non-motile. For carry of male gametes, pollen tube of pollen grain are responsible. ओके, यहां तक तो बात हो गई गेमीट ट्रांसफर से रिलेटेड, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज से रिलेटेड बात हो गई। अब बात रही फर्टिलाइजेशन का, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का, एंड सम पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलना चाहिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि आपको बुक में दिया होगा ओविपेरस, विविपेरस, ओवोविविपेरस, टिश्यू कल्चर, सोमा क्लोन्स, माइक्रो प्रोपगेशन, एक्सप्लांट, ये सब जो टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ ना, इसके बारे में समझाना पड़ेगा। और जो फर्टिलाइजेशन है वो उसका तो थोड़ा सा इलाबोरेट करके देखेंगे, बट जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा उसको हम बहुत ज़्यादा इलाबोरेट यहाँ पे नहीं करेंगे, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में करेंगे। लेकिन इन सब बातों को, मतलब कि गेमीट ट्रांसफर के बाद की जो बात है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको देखने में रुचि थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना। इसलिए आप हिम्मत ना हारेंगे, मेरे वीडियो को देखते रहें और पीके बायो वाले को सब्सक्राइब, लाइक करते रहें, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन होता रहे, आपका तो मोटिवेशन होता ही रहेगा। कभी हिम्मत नहीं हारना है और अपने काम को अंजाम तक पहुंचा देना, डॉक्टर तो बन ही जाओगे। ओके, नेक्स्ट मीट टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।